नेपाल में एक और नई झील फटने की तैयारी है और अगले 72 घंटे बेहद ही नाजुक बताए जा रहे हैं। ऐसे में तो नेपाल में एक नई बैरियर झील का निर्माण भी हुआ है जो कि कभी भी फट सकती है। अगर ये झील फटती है तो नेपाल को फिर से एक बार जल प्रलय का सामना करना पड़ सकता है। तिब्बत से विनाश लीला ने जो तबाही मचाई है, ऐसा लग रहा है कि नेपाल को तहस नहस करके रख दिया है। लेकिन नेपाल पर अभी खतरा कम नहीं हुआ है। नेपाल में भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ के बीच एक और बैरियर झील का निर्माण हुआ है। चीन ने चेतावनी दी है कि इस झील से पहले से ही पानी का ओवरफ्लो हो रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में इसमें और अधिक पानी आने पर ये टूट सकती है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने गुरुवार सुबह तक झील में पानी की मात्रा लगभग 20 लाख घन मीटर होने का अनुमान लगाया है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चाइना सेंट्रल टेलीविजन ने बताया कि अगले 3 दिनों में झील में 30 लाख घन मीटर पानी और आने की आशंका है, जिससे बांध टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक नेपाल में छोचेन खोला और पुरेपु सांगपो नदियों के संगम के पास ये झील बनी है। चीनी अधिकारी इस झील पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और बांध टूटने की स्थिति में संभावित परिणामों का आकलन करने और आपातकालीन बचाव कार्यों में सहायता के लिए तैयारी कर रहे हैं। चोचेन और पुरुपे नदियां तिब्बत से निकलती हैं और नेपाल में प्रवेश करने से पहले आपस में मिल जाती हैं, जहां इसे भोटेकशी नदी के नाम से जाना जाता है। भोटेकोशी त्रिशूली नदी की प्रमुख ऊपरी सहायक नदी है। ये चेतावनी नेपाल चीन सीमा से लगे क्षेत्रों में अचानक और भीषण बाढ़ आने के एक दिन बाद आई है। इस विनाशकारी बाढ़ में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल में बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ऐसे में नई झील के निर्माण ने नेपाल की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसके टूटने से अचानक पानी का तेज बहाव नीचे की ओर आ सकता है, जिससे नदी के किनारे बसे लोगों और बुनियादी ढांचों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। आज तक ब्यूरो। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे नेपाल के 3 जिलों की विनाश लीला ने भारत को भी दहला दिया है। जी हां, नेपाल की इस आपदा में 285 भारतीय अब भी लापता हैं, जिनकी खोज जारी है। भारत ने नेपाल को राहत कार्यों के लिए लगभग 50 टन राहत सामग्री भी भेजी है। तो आइए देखते हैं कि कैसे तहस नहस हो गया है पूरा नेपाल। तिब्बत से आई तबाही नेपाल में विनाश लीला मचाई। पल भर में प्रलय, घर, पुल, सड़कें, पावर प्लांट भी तबाह। हर तरफ तबाही के निशान, डरा रही है नेपाल की त्रासदी। विनाशकारी बाढ़ में जिंदगी गुम, जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। साढ़े 300 के करीब मौत का आंकड़ा, 200 से ज्यादा भारतीय लापता। नेपाल में तिब्बत से आई विनाशकारी बाढ़ की ये तस्वीरें न सिर्फ रोंगटे खड़े कर देती हैं, बल्कि विनाश लीला की वो त्रासदी दिखाती हैं जिसमें पूरा नेपाल सिसक रहा है। चारों ओर हाहाकार है, विनाश का मंजर है। गूंज रही है चीखें, टूट रही है जीवन की डोर। काल के इस तांडव से पल भर में सब मलबा बन गया है। थम गई है सांसें, रुक गई है सृष्टि की चाल। विनाश लीला के आगे इंसान बेबस है।
नेपाल के 3 जिले रसुआ, नुवाकोट और धादिंग विनाश लीला की त्रासदी झेल रहे हैं। महाप्रलय का मंजर ऐसा है, सब कुछ मलबे में मिला हुआ नजर आता है। नेपाल के रसुआ क्षेत्र में भोटे कोशी नदी में ऐसा विनाशकारी सैलाब आया कि जो उसके रास्ते में आया सब कुछ बहा ले गया। मौत का आंकड़ा 350 के पास पहुंच रहा है। 1500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। 35 पुल और 45 सस्पेंशन ब्रिज तबाह हो गए हैं। 13 पावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचा है। इस विनाश लीला से नेपाल थर्राया है तो भारत भी दहल उठा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि नेपाल में विनाश लीला क्यों मची, क्यों इसके पीछे चीन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन पहले बात उन भारतीयों की करते हैं जो उस त्रासदी में लापता हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में 288 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। इनमें नेपाल के त्रिशूली 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 73 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल में फंसे 21 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बताया गया है। इनमें से 11 लोगों की पहचान हो चुकी है। तमिलनाडु से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर 2 अलग अलग जत्थे गए थे, जिनमें एक ग्रुप में 37 लोग और दूसरे ग्रुप में 49 लोग थे। वहीं पश्चिम बंगाल से 32 नागरिक नेपाल में रसुआ जिले के टिमुरे गए थे। केरल के 33 नागरिक और दूसरे राज्य से 61 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। इसके अलावा चीन के तिब्बत क्षेत्र की तरफ कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए लगभग 200 भारतीय भी फंसे हुए हैं और उन्होंने मदद की गुहार लगाई है। 73 भारतीय नागरिक हैं जो कि त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और हमारा एम्बेसी जो वहाँ का प्रोजेक्ट का हेड है उनसे टच में है। दूसरा ग्रुप है एक 37 लोगों का और 39 लोगों का जो तमिलनाडु से हैं। ये सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए थे। तीसरा ग्रुप जो है 32 लोगों का है वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, जो कि सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए। चौथा ग्रुप जो है वो 61 लोगों का है जो विभिन्न राज्यों से गए हैं और ये रिचा ट्रैवल टूर्स के माध्यम से वहाँ गए। और पांचवा जो ग्रुप है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था पहले, वो 33 भारतीय नागरिकों का है जो केरल से है। जिनके अपने अभी तक लापता हैं, वो भारतीय परिवार घबराए हुए हैं। तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली की 49 साल की विमला रवि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद से लापता हैं। परिवार की आंखों में आंसू हैं, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। विमला रवि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल गई थीं, लेकिन विनाशकारी बाढ़ के बाद से उनका और उनके समूह का संपर्क टूट गया। कोलकाता की शुभ्रा चक्रवर्ती से भी परिवार का संपर्क नहीं हो पा रहा है। 21 अगस्त को शाम को निकले थे चौलोजाई ट्रैवल क्लब के सामने से और ये है मैम की फोटो। और मेरे साथ उनका बात हुआ था घटना के दिन ही सुबह 8:03 पे अंतिम वार्तालाप हुआ था। उसमें ये आया था कि उन लोग ऑलरेडी नेपाल कस्टम्स हो गया था उनका इमिग्रेशन प्रोसेस, अब चाइना का इमिग्रेशन प्रोसेस बाकी था। अब उसके बाद से उनसे कोई संबंध नहीं हो पा रहा है। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर की टीचर केया प्रमाणिक लापता हो गई हैं। वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के सपने के साथ अपने सहयोगियों के साथ नेपाल गई थीं। हैदराबाद की कांदीमल्ला सुहासिनी के परिवार का दिल भी बैठा जा रहा है। नेपाल त्रासदी के बाद से सुहासिनी भी लापता हैं। तुम संडे के दिन काठमांडू के रास्ते इधर से यहाँ से दिल्ली टू काठमांडू गए। वो संडे के दिन शाम में बात करें, मंडे के दिन शाम में बात करें, 2-3 फोटो भी जाए मंदिर को जाके, और ट्यूसडे के लास्ट 7:30 को बात करें, फिर वहाँ से कनेक्शन कट हुआ। इसी तरह से बहुत से ऐसे भारतीय परिवार हैं जिनके अपने नेपाल में आए महाप्रलय में लापता हैं। भारतीयों की तलाश में सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारत की तरफ से नेपाल को पूरी मदद भेजी जा रही है। भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 50 टन राहत सामग्री भेजी है। पहली खेप भारत ने 26 अगस्त को C-130J हरक्यूलिस विमान के जरिए 10 टन मानवीय सहायता और आवश्यक दवाएं नेपाल भेजी थीं, जो काठमांडू पहुंच चुकी हैं। दूसरी खेप गुरुवार को C-17 ग्लोब मास्टर विमान के जरिए नेपाल भेजी है।
जिसमें लगभग 37 टन और राहत सामग्री शामिल है। इस वक्त मैं काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूं, जहां पर भारत की तरफ से भेजी गई राहत की दूसरी खेप पहुंच चुकी है। अब यहां पे जो है भारतीय राजदूत भी मौजूद है, जो इन राहत सामग्री को नेपाल सरकार को आधिकारिक रूप से वो हैंडओवर करेंगे। कल पहला खेप जो है 10 टन का सबसे पहले नेपाल ने जो भारत की तरफ से नेपाल में भेजा गया, नेपाल में आई त्रासदी के बाद सबसे पहले सहयोग का हाथ जो है भारत ने बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है और दोनों देशों की टीमें राहत कार्यों में समन्वय कर रही हैं। लोगों को बचाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में नेपाली सेना को बड़ी कामयाबी भी मिली है। रसुआ के टिमुरे से 116 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें 95 नेपाली और 21 भारतीय नागरिक शामिल हैं। यानी जिन लोगों का कल तक कोई पता नहीं था, आज वो सुरक्षित जगह पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि रसुआ के हाकू में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में 7 लोग फंस गए थे। बाहर मलबा था, पानी था, रास्ते बंद थे, लेकिन सेना की टीमों ने सुरंग में पहुंचकर 7 लोगों को जिंदा बाहर निकाल लिया है। अब भी 3 दूसरी सुरंगों में फंसे लोगों को निकालने का अभियान जारी है। यानी हर सुरंग, हर मलबे का ढेर रेस्क्यू टीमों के लिए जिंदगी की तलाश का एक नया मोर्चा है। नेपाली सेना और सुरक्षा एजेंसियां दिन रात ऑपरेशन जिंदगी में जुटी हैं और भारत राहत और बचाव के इस अभियान में नेपाल के साथ खड़ा है। आज तक ब्यूरो। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे नेपाल में तिब्बत से विनाशकारी बाढ़ आई तो नेपाल की भोटेकोशी नदी बड़ी आबादी के लिए काल बनती चली गई। दरअसल यहां पर सैकड़ों की आबादी वाले इलाके काल के गाल में समा गए और नेपाल के रसुवा जिले का टिमुरे बाजार तो पूरी तरह से खत्म हो गया है। नेपाल में कैसे आया विनाश का महासैलाब? नेपाल के 3 जिले कैसे तबाही के मलबे में मिले? कैसे नेपाल में सैकड़ों की आबादी ने छेड़ी विनाश की त्रासदी? विदेशी नागरिकों की मौत, सैकड़ों लापता, रेस्क्यू का चैलेंज। महाप्रलय की ग्राउंड रिपोर्ट, तबाही के एपिसेंटर तक आज तक। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ को लेकर तरह तरह की थ्योरीज चल रही हैं। आखिर ये महाप्रलय आया कैसे? क्या वाकई ग्लेशियर टूटा या फिर कोई और बड़ी वजह है? सैकड़ों की मौत हो चुकी है, हजारों लापता हैं, विदेशी नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं और जिस तरह से सब कुछ मलबे में मिल चुका है, अब रेस्क्यू ऑपरेशन का बड़ा चैलेंज है। नेपाल को इतना नुकसान हो चुका है कि जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। नेपाल के कस्बे तबाह हो चुके हैं। ये सेंट्रल नेपाल के वो इलाके थे जहां बहुत टूरिज्म फल फूल रहा था। देशी विदेशी पर्यटक यहां आते थे और यहीं से कैलाश मानसरोवर का रूट जाता था। सैकड़ों करोड़ का कारोबार था, लेकिन अब सब कुछ जैसे तहस नहस हो गया है। आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे त्रिशूली नदी में आई ये तबाही नेपाल को बर्बाद करती चली गई। जैसे जैसे ये बाढ़ आगे बढ़ी, इसने कैसे कस्बे के कस्बे, गांव के गांव मलबे में मिला दिए। लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिला और जिसको मौका मिला वो भाग गया, जो नहीं भाग पाया वो मारा गया। नेपाल में तबाही की शुरुआत इसी केरुंग पोर्ट से होती है, जो नेपाल और तिब्बत का बॉर्डर है। तिब्बत पर चीन का कब्जा है, उसे वो अपना स्वायत्त प्रांत बताता है, इसलिए इसे चीन नेपाल बॉर्डर कहा जाता है।
सबसे पहले फ्लैश फ्लड ने यहीं पर हिट किया। नेपाल और चीन के व्यापार का करीब 1/3 हिस्सा यहीं से होता है और साथ ही नेपाल के रास्ते मानसरोवर यात्रा का रास्ता भी इसी गेरुंग पोर्ट से होकर गुजरता है और यही मानसरोवर यात्रियों के लिए इमिग्रेशन पॉइंट है। यहीं से ये वीडियो आए थे जहां लोग दौड़ते भागते दिखते हैं। तबाही ऐसी कि जैसी कभी किसी ने नहीं देखी, किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। यहाँ से तबाही का ये सैलाब आगे बढ़ता है। पूरा इलाका पहाड़ी है। ऊपर ये भोटेकोशी नदी थी जो नीचे आकर त्रिशूली बनती है। सैलाब से भरी भोटेकोशी नदी जैसे जैसे नीचे आती गई, तबाही मचाती चली गई। इस विनाशकारी बाढ़ ने जिन 3 जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है उनके नाम हैं रसुआ, नुवाकोट और धादिंग। यहीं से त्रिशूली नदी गुजरती है जिसमें ये बाढ़ आई है। 2021 की जनगणना के मुताबिक इन 3 जिलों में करीब 6,35,790 लोग रहते हैं जो नेपाल की कुल जनसंख्या के 2% हैं। और फिर नेपाल के रसुआ से नुवाकोट से होते हुए धादिंग तक विनाश का सैलाब और काल बनता चला गया। आइए अब आपको नेपाल के जिले दर जिले ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। यकीन मानिए जब आज तक के रिपोर्टर तबाही के एपिसेंटर तक पहुंचे तो महाप्रलय का पूरा मंजर आज तक के कैमरे में कैद होता है। सबसे पहले बाढ़ रसुआ में आई। देखिए बाढ़ ने इस कस्बे का क्या हाल कर दिया है। नेपाल चीन बॉर्डर की गेरुंग पोस्ट रसुआ गढ़ी में ही स्थित है। ये नुवाकोट के उत्तर में स्थित जिला है जहां करीब 50,000 लोग रहते हैं। चीन बॉर्डर पर होने की वजह से ये एक व्यापारिक कस्बा है जहां बहुत सी इमारतें थी, होटल थे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन बाढ़ में सब कुछ तबाह हो गया। ये वीडियो आपने देखा होगा जहां एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो जाता है। कुछ मजदूर यहां अपनी जान बचाते भी दिखे थे लेकिन सफल नहीं हो पाए। ये रसुआ का ही वीडियो है जहां बहुत से पुल और बिजली परियोजनाएं बह गयी। ये नेपाल के रसुआ का एरियल वीडियो आया है। ये हेलीकॉप्टर से लिया गया वीडियो है। देखिए क्या तबाही मची है। सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। रसुआ बाजार का पूरा हुलिया ही बदल गया है। इसके बाद विनाशकारी बाढ़ ने नुवाकोट में कहर बरपाया। नुवाकोट नेपाल का एक बड़ा सेंटर है। इस कस्बे की जनसंख्या 59,000 है। नुवाकोट नेपाल की राजधानी काठमांडू से उत्तर पूर्व की तरफ एक जिला है जो एक ग्रामीण और पहाड़ी इलाका है। टूरिज्म डेस्टिनेशन है क्योंकि यहाँ बहुत सी हेरिटेज साइट और धार्मिक मंदिर हैं। नुवाकोट में सबसे ज्यादा तबाही मची है त्रिशूली बाजार में। अब त्रिशूली बाजार कुछ ऐसा दिखता है जैसे कोई खंडर होगा, जैसे कोई कब्रिस्तान होगा। जहाँ कभी पूरा बाजार था वहाँ अब खाली मैदान है, कीचड़ है और मलबा भरा पड़ा है। देखिए पहले ये त्रिशूली बाजार कितना खूबसूरत दिखता था। यहाँ दोनों किनारों को जोड़ने के लिए पुल था। ये पूरा रिहायशी इलाका था। यहाँ बहुत से होटल थे, स्कूल थे, सरकारी दफ्तर थे। बीच में खूबसूरत त्रिशूली नदी बहती थी और अब यहाँ मौत का सन्नाटा है। कल जब बाढ़ आई तो बहुत से लोगों को तो यहाँ से भागने का मौका भी नहीं मिला। मैं इस समय त्रिशूली बाजार पहुंचा हूं। अब सोचिए कि 24 घंटे में कैसे तस्वीरें बदल जाती हैं। एक बेहद गुलजार शहर कैसे मानो कब्रिस्तान में बदल गया हो। ये वो शहर है और जब एक दिन पहले मंजर आने के ठीक पहले यहाँ पर क्या कुछ नहीं था और आपको यहाँ पर क्या दिखाई पड़ता है। अब यहाँ एक पुल हुआ करता था। दरअसल शहर को दोनों ओर से चौराहों से जोड़ने के लिए यहाँ एक पुल था, लेकिन अब पुल जो है ये देखिए किस हाल में है। इतना तेज प्रवाह था कि इस पुल को चीरते हुए, इसको ध्वस्त करते हुए ये त्रिशूली नदी अपने प्रवाह में ले गई। यहाँ घर हैं, मकान हैं, लोग यहाँ रहते थे, दुकानें थी। ये देखिए क्या हाल हुआ है। ऐसा लगता है मानो कहीं पर बमबारी हुई हो। लेकिन कुदरत का प्रवाह और उसका गुस्सा इस नदी का इतना था, इस सैलाब के आगे पूरा शहर जो है बर्बाद हो गया।
त्रिशूली बाजार में तो लगता है कि जैसे मौत पसरी हुई है। नदी ने सारे घर साफ कर दिए, सब कुछ ध्वस्त कर दिया। नदी का पार बहुत चौड़ा हो गया है। जहाँ जहाँ निर्माण था सब उजड़ गया। त्रिशूली गांव में यहाँ पर एक पुल था, वो पुल अब मुझे सिर्फ तार यहाँ दिखाई देते हैं, बह चुका है। पीछे पूरा मैदान है, ये मैदान नहीं हुआ करता था। यहाँ पर घर थे, दुकान थे, रंग बिरंगे घर की छतें दिखाई देती है पुरानी तस्वीरों में। और अब जो इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे हैं वो अपने घरों की छतों पर आसपास इस कीचड़ में आए हैं देखने कि क्या घर में कुछ बचा है। जान बचाने के लिए लोग यहाँ से सीधा पहाड़ी इलाकों की ओर भागे। जब नदी का स्तर बढ़ा, पानी तो घटने लगा है, लेकिन पानी अपने साथ जो तबाही का मंजर लेकर के आया है वो इसके निशान छोड़ गया है। इन छतों पर जहां उनके बच्चे खेला करते थे, अब यहाँ पर मलबे का ढेर है। और इस सैलाब ने जो दर्द दिया है वो घाव लोगों को सालों तक याद रहेंगे। और अब नेपाल के धादिङ जिले में मची तबाही भी आपको दिखाते हैं। यहाँ बहुत से झरने हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, गुफाएं हैं। ये सैलानियों का फेवरेट डेस्टिनेशन होता है, लेकिन इस बाढ़ ने यहाँ सब कुछ बर्बाद कर दिया। कई पुल तोड़े, खास तौर पर यहाँ मालेकू को हिट किया, जहाँ बहुत से वाटर स्पोर्ट्स होते थे। एक पक्की सड़क है और एक अच्छी सड़क है, एक चौड़ी सड़क है, हाईवे का हिस्सा है इनके। लेकिन अभी इस पर देखिए रेत मलबा, ये घर के अंदर का हिस्सा अगर आप देखें तो वहां तक पानी पहुंच गया है। वहां तक पहुंचने के बीच में जो है वो दलदल है। घर वाले वहां पर खड़े हैं अभी किसी तरीके से। कुछ यहाँ पर जेसीबीज हमें दिख रही हैं जिसके साथ इसको खोदने की कोशिश हो रही है। वहां पर एक जेसीबी को अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे मलबे के नीचे वो आकर दबा है। उसके आगे बाइक घुसी हुई है, उसके नीचे आकर बाइक घुसी हुई। ये हम बस कल्पना कर सकते हैं कि ये शहर पहले कैसा रहा होगा और अभी कैसा दिख रहा है। बस अब ये बिजली के तारों में उलझे हुए जो पेड़ों के हिस्से हैं उससे आप समझिए कि कहां तक ऊपर तक ये पहुंचा होगा मलबा। हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं क्योंकि ये सड़क जो है वो अब यातायात के लिए बंद की गई है, क्योंकि ये बीच का जो हिस्सा है ये बहुत ज्यादा प्रभाव का हिस्सा है। ट्रक देखिए, ट्रक का जब पानी उतरा भी है, मलबा नीचे गया भी है, तो उसका आधा चक्का अभी भी उसके नीचे है। लेकिन ऊपर तक अगर आप देखेंगे तो ये ट्रक धंस गया था इस मलबे में। रेत ही रेत। ये इलाका रेतीला नहीं है,